सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पर। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड कर लिया? अब तक बेसिकली हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस कैसे अलग-अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और इस टॉपिक से जस्ट पहले हमने एक टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने अंडरस्टैंड करा कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आखिरकार वो कैसे बनी, ठीक है? इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए बेसिकली आगे क्या डिस्कस किया हुआ है, आगे इस पर्टिकुलर बुक में डिस्कस किया हुआ है कि हमें और ज़्यादा कुछ रीजंस अंडरस्टैंड करने हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेचर को समझना है। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट्स कैसे करी, कैसे डिस्कशन करे, कैसे डिसीजन लिए कि कौन सी चीज़ ठीक है इंडिया के लिए, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है इंडिया के लिए, उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझनी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम और ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि आज के टाइम में भी कैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इफ़ेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है और एक रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आज भी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है? तो उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब अडॉप्ट किया गया और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो चलिए रीड करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस टू 299। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या कम हो गई एंड इट वाज रिड्यूस टू 299। तो 389 मेंबर्स थे पहले पार्टीशन से पहले, क्योंकि पाकिस्तान के जो टेरिटरीज थी वो भी इंडिया का पार्ट थी डिवीजन से पहले, तो उनके मेंबर्स भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। जैसे ही डिवीजन हुआ, पाकिस्तान के एरियाज़ अलग हुए, पाकिस्तान में पंजाब का एरिया गया, वेस्ट बंगाल के कुछ जो बंगाल है उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स गए। तो उसके बाद जो मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी संख्या कम हो गई एंड इट वाज रिड्यूस टू 299। अब यहाँ पर दो चीज़ दी गई है। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने कब करा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम फोर्स में कब लेकर आए, कब उसको इम्प्लीमेंटेशन हमने करना चालू किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर सकते हो आप अपनी बुक में, वैसे याद भी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट करा है 26 नवंबर 1949 में। तो जब हमने अडॉप्ट करा तो क्या किया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने जितने भी मेंबर्स थे उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स जितने थे, तो उन सबके सिग्नेचर्स वहाँ पर हो गए थे। ठीक है? तो जितने उस दिन प्रेजेंट थे उन्होंने अपने सिग्नेचर करा और सिग्नेचर करने के बाद फाइनली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी हमें पता है, ठीक है? इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब यही है कि इस दिन इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है? तो जहाँ पर हम शब्द कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है कि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया अपने देश में, कि आज से भारत कैसे चलेगा, आज से भारत चलेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है? 26 जनवरी 1950 की इंपॉर्टेंस है, वैसे 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है? क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर हमने 26 नवंबर को बना लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, तो हमने 26 जनवरी तक का वेट क्यों करा? उसी दिन से क्यों लागू नहीं करा? तो 26 जनवरी की एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। बेसिकली क्या हुआ था 1930 में, 1930 में 26 जनवरी के ही दिन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया किया था। तो उस दिन से 26 जनवरी एक बहुत हिस्टोरिक डे हम लोग मानते हैं, ठीक है? तो उसी चीज़ के रिमेंबरेंस में, उसी चीज़ को एक तरीके से याद रखते हुए हमने फिर ये डिसाइड किया था कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हम 26 जनवरी 1950 26 जनवरी को करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि इस तारीख की एक हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस है, पूर्ण स्वराज से इसका एक तरीके से लिंक है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब थोड़ा-सा हमें समझना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम पीरियड में इंडिया की सिचुएशन क्या थी, ठीक है? तो हमें पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है और अब तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। लेकिन हमें पता है कि उस टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे थे। हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे थे बिकॉज़ ऑफ, पता चल गया था कि ठीक है, धीरे-धीरे क्या होगा, हमें पता चल गया था कि पार्टीशन होने जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा रायट्स होने लगी थी। लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखा, ठीक है? पेशेंस रखा और कोशिश यही करी कि डिस्पाइट द सिचुएशन जो कंट्री में चल रही है, उसके बावजूद भी कैसे हम अपनी कंट्री में बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बना सकते हैं। तो क्या किया?
अपनी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखा, फोर्टिट्यूड भी मेंटेन करके रखा, साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट लेसन उस सिचुएशन से, पार्टीशन के वायलेंस से जो इम्पॉर्टेंट लेसन हम लोग ले सकते थे, वो हमने लेसन भी लिया। हमने अंडरस्टैंड करा कि हमें एक ऐसा कंट्री बनाना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न ऐड करने हैं कि हम हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से हमने क्या करा, इसकी वजह से हमने अपना सिटीजनशिप का आइडिया दिया कि हम एक नया कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप देंगे, जिसमें नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, रिलीजन की वजह से ये जो आज के टाइम में, उस टाइम पीरियड में जो वायलेंस हो रहा था, उससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि भारत को क्या बनाएंगे, भारत में सिटीजनशिप देंगे तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हम ये इंश्योर करेंगे कि इंडिया में कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी क्यों ना हो, वो फील कर पाए कि वो इंडिया का पार्ट है, वो भारत का पार्ट है। और इसीलिए हम सभी लोगों को इक्वल सिटीजनशिप देंगे। किसी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, ठीक है। हर किसी को हम ये फील करवाएंगे कि इंडिया उनकी कंट्री है, वो भारत के लोग हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने उस चीज़ से समझी, उस कंडीशन से हमने ये लर्निंग ली, और इस लर्निंग को हमने उस टाइम पीरियड में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा कि हम सिटीजनशिप देंगे तो सबको बराबर सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उस टाइम पीरियड में अंडरस्टैंडिंग करी। और क्या है, और यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसके नेचर को बताया गया है। तो चलिए एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। Although the members of assembly was not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the assembly a representative body. हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली है, ठीक है। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने ये अंडरस्टैंड कर ली कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनको इलेक्ट नहीं किया गया था यूनिवर्सल सफरेज से। मतलब क्या है, लोगों ने डायरेक्टली लोगों उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कराया, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली थी। लेकिन फिर भी भले ही लोगों ने डायरेक्टली उन लोगों को इलेक्ट ना करा हो, बट फिर भी कोशिश यही करी गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने जा रही है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब क्या है कि उसमें हर सेक्शन के लीडर्स होने चाहिए, ठीक है। हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, हर लैंग्वेज के, हर जेंडर के लोग वहाँ पर एक तरीके से होने चाहिए। कोशिश ये करी गई थी, और जब जाकर के इस तरीके से हमने कोशिश करी, तो इसकी वजह से हम कह सकते थे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, एक मिनी इंडिया जैसी थी, ठीक है। मिनी इंडिया का मतलब क्या है, जैसे इंडिया में आज के टाइम में क्या है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर, ठीक है, और साथ ही साथ में अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं। तो ठीक वैसे ही मिनी इंडिया जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, जिसमें हर सेक्शन के लोग मौजूद थे। इसका मतलब ये है, और इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के नाम से जानते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन। सारे रिलीजन के मेंबर्स थे वहाँ पर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे। दूसरा, 28 मेंबर्स वर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट से 28 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और भी अदर मेंबर्स थे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और क्या है, ऐसा ही नहीं है कि केवल रिलीजन या शेड्यूल कास्ट के लोग थे, नहीं, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर भी थे वहाँ पर। ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ट्राइबल मेंबर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, वो थे। और ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स थे, और ट्राइबल्स के अलावा भी विमेन भी थी वहाँ पर। 15 विमेन मेंबर्स थी, ठीक है। और क्या है, लिंग्विस्टिक, एक तरीके से लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के लोग भी थे वहाँ पर, अलग अलग भाषा के लोग भी थे वहाँ पर। तो अपनी अपनी भाषा को लेकर के भी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंसर्न थे, और अपनी भाषा के लिए भी एक तरीके से वो आवाज़ उठा रहे थे। तो इससे हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा, इससे हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो क्या थी, वो एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जिसमें हर कास्ट के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, इस तरीके से सभी लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर सपोज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव ना होती तो क्या होता। सपोज अगर हम ये कर देते कि हम विमेन मेंबर्स को इंक्लूड ही ना करते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कंडीशन सोचते हैं एक बार कि क्या होता इस सिचुएशन में। अगर विमेन मेंबर्स इंक्लूड ना होती, तो क्या विमेन का इंटरेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता, नहीं कर पाता,
ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बिना विमेन के इंक्लूड कर लेते, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते बिना विमेन मेंबर्स को इंक्लूड करे हुए, तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता उसके बाद विमेन मेंबर्स पता है क्या बोलती? वो ये बोलती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात, हमारे यहाँ से कोई विमेन मेंबर आपने इंक्लूड नहीं करा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें विमेन के इंटरेस्ट के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो विमेन के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ बात कर ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों फॉलो करें इस चीज़ को? समझ पा रहे हो? इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, इसीलिए हमने इंश्योर करा कि हम इंडिया के हर ग्रुप को उसमें इंक्लूड करें, और इसलिए इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शंस को हमने रिप्रेजेंट करवाया, और वो इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी। अब हम थोड़ा पार्टी वाइज भी समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था कि कांग्रेस जो थी वो डोमिनेट कर रही थी असेंबली में, बट कांग्रेस को भी हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मेंबर्स कांग्रेस पार्टी से थे, इट डज़ नॉट मीन कि कांग्रेस की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ही डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग थे। ठीक है, कुछ लोग लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो वहीं कुछ लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, वहीं कुछ लोग सोशलिज्म को सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, अब जब इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग खुद कांग्रेस में हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, द कांग्रेस इटसेल्फ वाज अ डाइवर्स पार्टी। कांग्रेस खुद एक डाइवर्स पार्टी इसी की वजह से बन गई, एंड इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। इसी की वजह से कांग्रेस में भी, कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग ओपिनियंस को उठा रहे थे, अलग अलग तरीके से जितने भी सोसाइटी के इंटरेस्ट है उनको उठा रहे थे। तो इट वॉज नॉट लाइक कि कांग्रेस ने डोमिनेट करा और एक ही आइडियोलॉजी के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी एक डाइवर्स पार्टी थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग उसमें थे, इसीलिए कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ के अनुसार डाइवर्स ओपिनियंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाया। ठीक है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी और अलग अलग ओपिनियंस वहाँ पर रखे जा रहे थे, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इफेक्टिव है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सेक्शन के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, हर सोसाइटी के गोल्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है, और रीजंस भी दिए हुए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।